मुलाकात की है और थोड़ी देर में संसद में बैठक होगी कैबिनेट की। 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। इस बार जो फॉर्मेट है बजट का वो काफी अलग है, तो इस बार डिजिटल फॉर्मेट में बजट पेश किया जाएगा। पूरे देश की निगाहें आज दिल्ली पर टिकी हुई हैं। दरअसल कोरोना के चलते देश की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। इसके बाद अब देखना होगा किस प्रकार का बजट अब पेश किया जा रहा है, जिसको लेकर इंतजार पूरे देशवासियों का है। 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। तो इस बार का बजट ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है काफी ज्यादा प्रभावी होने वाला है। अब देखना होगा कि क्षेत्र को किस प्रकार से व्यय मिलता है। 11 बजे बजट वित्त मंत्री पेश करेंगी। टैब पर वित्त मंत्री बजट पढ़ेंगी। तो टैब पर इसलिए क्योंकि इस बार जो फॉर्मेट है बजट का वो डिजिटल है। इस बार डिजिटल फॉर्मेट में बजट पेश होगा। तो बजट से पहले शेयर मार्केट में भी उछाल देखा गया है। संसद में कैबिनेट की बैठक होगी थोड़ी देर में। इसके बाद 1 घंटे मात्र शेष बचे हैं। बजट वित्त मंत्री पेश करेंगी। तो राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की है और थोड़ी देर में संसद में कैबिनेट की बैठक होगी। पूरे भारत का इंतजार थोड़ी देर में खत्म होगा। तो लाल रंग में बही खाता आज पेश किया जाएगा। तो आइए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ भोपाल से वासु चौरे लाइव बने हुए हैं। वही रीवा की बात करें तो अंचल शुक्ला हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले वासु की ओर जाना चाहूंगी। वासु, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है, क्या कुछ अटकलें मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए भोपाल से सामने आ रही हैं बजट को लेकर? अब बिल्कुल देखिए, जब भी बजट आता है तो बजट से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। अगर आम लोगों की बात की जाए तो वो ये उम्मीद करते हैं कि जो महंगाई लगातार बढ़ रही है वो कम हो। युवाओं की बात की जाए तो वो उनको उम्मीद होती है कि अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुलें गांव-गांव तक, और जो छोटे कस्बे होते हैं, जिले होते हैं, वहाँ पे बेहतर जो शैक्षणिक व्यवस्था है वो हो। इसके साथ ही रोजगार में वृद्धि हो। किसानों की बात की जाए तो उनको उम्मीद रहती है कि जो कृषि लोन होते हैं, जो खाद बीज होते हैं वो सस्ता हो, जो सब्सिडी है वो बढ़ाई जाए। उद्यमियों को जो है वो उनको आशा होती है कि जो तमाम जो उद्योग नीतियां होती हैं उनमें उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिले ताकि वो आसानी से अपने उद्योग स्थापित कर सकें। और हमारे साथ भोपाल के बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि इस बजट से क्या उम्मीद है, हम कैसे देखते हैं जो बजट आ रहा है। कोविड के बाद ये पहला एक बड़ा इवेंट हम इसके कहेंगे और पूरा साल भर इससे निर्धारित होती है साल भर की एक्टिविटीज। मुझे लगता है इस बजट से, क्योंकि हम काफ़ी दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं, तो सबसे पहली चीज़ कि जो यूनिवर्सिटी हैं वो प्राइवेट बहुत ज़्यादा खुलती हैं, वो गवर्नमेंट नहीं हो पाती हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस कम की जाए। और क्योंकि सरकारी यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो इतनी है कि एक आम स्टूडेंट दे सकता है, लेकिन जो प्राइवेट है उसमें नहीं दे सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी यूनिवर्सिटीज़ खोली जाए, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाए, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रोफेसर लाए जाएं, और साथ ही वहाँ पर जो सीट हैं बच्चों के लिए वो बढ़ाई जाए। उसके बाद जो कोविड के बाद पहला बजट आया है तो उससे सबसे ज़्यादा हमें उम्मीद ये है कि जो ट्रैवलिंग है, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो रेलवे में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। हमारे लिए जितनी भी चीज़ें, चाहे आप कैंसिलेशन प्राइस देख लीजिए, जितने भी हमें छूट दी जाती थी सीनियर सिटीजन्स को लेकर और महिला आरक्षण को, वो सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं और ये स्पेशल ट्रेन के हिसाब से ट्रेनें चालू कर दी गई हैं। तो मुझे लगता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन का जो मार है ना, वो आम आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा है। पेट्रोल की कीमत आज आप देख लीजिए कि 100 रुपए तक चली गई है, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खर्चा हो गया है। तो हम बजट से यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी शिक्षा को लेकर जो फीस है उसमें कुछ प्रभाव पड़े और वो कम की जाए। ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ खुलें वहाँ, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा सीट बढ़े, और सीट बढ़ने के साथ साथ रोज़गार भी हमें उपलब्ध कराया जाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो सरकारी सेक्टर हो। मतलब ये है कि अगर एग्ज़ाम के लिए आपने फॉर्म निकाला है तो टाइमली आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए, टाइमली उसका रिजल्ट पास करिए। रेलवे के एग्ज़ाम 4-4 साल तक पुराने, आप SECL के एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, अब तक रिजल्ट नहीं आए हैं और बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की वैकेंसीज अब तक नहीं आई है और बच्चे तैयारी करने में लगे हुए हैं। मतलब
पॉलिटिक्स अलग चले और ये चीज़ें जो हैं ये सिस्टम सही तरीके से चले। तो बजट में यही होना चाहिए, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों को लेकर जो सिस्टम है वो बेहतर किया जाना चाहिए जो बहुत ही कमज़ोर है। और एग्ज़ाम कंडक्ट को लेकर तो चीज़ें बेहद ख़राब हैं, उसको सुधारने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और हमें उम्मीद है कि महिला सिक्योरिटी की जो बात है, वुमेन सिक्योरिटी को लेकर अब जो बजट पेश कर रही है वो खुद एक महिला है, तो उस हिसाब से वो कितना इस पर जोर देती हैं, कितना कुछ क्या करती हैं, ये तो हमें देखने वाली बात होगी। उम्मीद जताने से कुछ भी नहीं होता, अब देखने। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं शिक्षा, ट्रांसपोर्टेशन और बेहतर कनेक्टिविटी की जो बात है वो सामने आई है। और भी युवा साथी हमारे साथ हैं। हर्ष जी, एक रोजगार भी अगर युवाओं के नज़रिए से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। इसको लेकर क्या सोचते हैं आपके बजट में नौकरियों को लेकर क्या प्रावधान होने चाहिए, नई नौकरियां कैसे जनरेट होनी चाहिए? देखिए, अगर हम बात करें निर्मला सीतारमण के एक बयान की, कि उन्होंने 18 दिसंबर को एक बयान दिया था और उसमें कहा था कि इस बार का बजट ऐसा होगा जो 100 साल में कभी नहीं रहा हो। यानी कि अगर हम बात करें तो 161 बजट पेश किए जा चुके हैं। आज़ाद भारत का ये 74वां बजट होगा, निर्मला सीतारमण का तीसरा बजट ये है। और जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था 18 दिसंबर को कि ये जो बजट है ये 100 साल में ऐसा बजट पेश नहीं हुआ होगा, वैसा बजट ये है। तो यानी कि निर्मला सीतारमण ये संकेत दे चुकी है कि ये बजट वाकई में बहुत अच्छा होने वाला है। और इस बजट में मध्यम वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, शिक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जाएगा। और जो प्रश्न आपका है कि रोजगार के लिए क्या इसमें प्रावधान किए जा सकते हैं और क्या चीज़ें लाई जा सकती हैं, जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन और कोरोना ने रोजगार को और अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाई है। लोग युवा बेरोजगार हुए हैं। लेकिन एक बड़ा पैकेज मोदी सरकार लेके आई थी, राहत पैकेज था 20 लाख करोड़ का, कि हम एक युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करवाएंगे। लेकिन वैसा कुछ अभी देखने को नहीं मिला। लेकिन इस बजट में सबसे बड़ी उम्मीद उसी वर्ग को है जो अभी बेरोजगार है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो बैठा है नौकरी की तलाश में, व्यापार करने की तलाश में, एक छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता है या अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर निर्मला सीतारमण ने वाकई में इस दिशा में काम किया है और ऐसा सोचा है कि वो रोजगार के लिए कुछ नई चीज़ें करना चाह रही है, तो वो इस बजट में देखने को मिल सकता है। अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो उसमें भी ये बात निकल के सामने आई है कि निर्मला सीतारमण ने अपनी टीम के साथ इस विषय पर गंभीर रूप से चर्चा की थी कि जो देश में बेरोजगारी है उसको किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं और युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। बिल्कुल, तो देखा जाए तो काफी ज्यादा उम्मीदें यहाँ पर युवाओं को दिखाई दे रही हैं बजट से। सबसे बड़े बिंदु पर जो युवाओं ने प्रकाश डाला है वो ये कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। और सबसे खास बात ये कही है कि राजनीति को और सिस्टम को हमेशा पृथक रखना चाहिए और सबसे ऊंचा सिस्टम को रखना चाहिए ताकि देश का विकास हो सके। रीवा की ओर रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अंचल हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अंचल, देखिए, भोपाल से तो हमने जान लिया कि क्या कुछ उम्मीदें थी युवाओं को, लेकिन यदि बात की जाए रीवा की तो वहां पर किस प्रकार से बजट को लेकर उम्मीदें जताई जा रही हैं, जानना चाहेंगे। देखिए प्रेरणा, मैं आपको बताऊं कि जो 74वां बजट अपना प्रस्तुत होने वाला है उसको लेकर के काफ़ी अपेक्षाएं हैं। मध्यम वर्गीय परिवार जो कि हमेशा ही इस तरह से अपने आप को समझता है कि देश में अगर कुछ भी उतार चढ़ाव आता है तो सबसे ज़्यादा वही पिसता है। और अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो किसान, जो कि लगातार 2 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। इसलिए इस बजट से किसानों को कितना लाभ होगा, किसान क्या सोचते हैं, क्या अपेक्षा है उनकी इस बजट से, क्योंकि निर्मला सीतारमण जो कि लगातार कह रही थी कि आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा बजट प्रस्तुत होने जा रहा है जिससे हर वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। तो अभी हमारे साथ कुछ किसान हैं, उन्हीं से बात करेंगे इस बजट से किस तरीके की अपेक्षाएं हैं आपको और क्या चाहते हैं इस बजट से, जबकि लगातार 2 महीने से किसान आंदोलनरत हैं पूरे देश भर में। यहाँ भी आप लोग आंदोलनरत हैं। हाँ, हमारे देश के लगातार किसान देख ही रहे हैं आप, दीन के कृषि के काले कानूनों के लिए आंदोलनरत हैं देश भर में। और हम आपके माध्यम से एक अपील भी करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि तीनों कृषि बिल वापस लेने चाहिए उनको। और सबसे बड़ी चीज़ जहाँ रही बजट की, आज़ादी के 73 साल बीत गए हैं, बजट बनते गए हैं, बजट बनते हैं और हमारे किसानों की बात की जाती है विकास की, लेकिन वहाँ गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। बजट में हम लोगों के लिए जैसे मान लीजिए कृषि यंत्रों में इन लोगों ने जीएसटी लगाया है 12 से 18% जीएसटी। अगर नोजल वाले पाइप हैं, स्प्रिंकलर हैं, उनमें 12%, अगर नोजल उसी में लेता है किसान तो 18% जीएसटी। आप सोच सकते हैं हमारे यहाँ खाद लगातार महंगी हो रही, उनमें भी जीएसटी। और सारी चीज़ों में जीएसटी लगा के
पूरी तरह से महंगाई की बोझ में किसानों को मार दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 की लोकसभा में कहा था किसानों को हम फसलों का वाजिब दाम देंगे और उन्हें 50% मुनाफा देंगे। तो हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि सरकार अपने बजट में किसानों के जो फसलें हैं उनके लिए एक प्रावधान करे कि उनको लाभकारी मूल्य मिले। कहा कि हमारे यहाँ देश के 2.5 से 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हमारे यहाँ गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह नगण्य हैं। आप देख रहे हैं कि जिले में जिला अस्पताल बन जाती, जिले में सुविधाएं हो जाती स्वास्थ्य की, लेकिन हमारे रूरल एरिया में स्वास्थ्य की सुविधा पूरी तरह से खत्म है। वहीं शिक्षा होती है, शिक्षा पूरी तरह से हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल देख सकते हैं आप, पूरी तरह से अब प्राइवेट हो रही शिक्षा। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे देश की सरकारें सबको प्राइवेट में सौंप रही हैं। हमारी शिक्षा कृषि संयंत्रों में जीएसटी ना लगे ऐसी मांग, ऐसा चाहते हैं किसान। और भी कुछ किसान हैं, क्या चाहते हैं आप लोग इस बजट से? अगर आने वाला बजट किसान हितैषी हो तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले डीजल और पेट्रोल जो किसान के लिए है वो सब्सिडी में दिया जाए, बिजली सब्सिडी में जारी है उसको जारी रखा जाए, और यदि किसानों का बेहतर बनाना है तो सब्सिडी दी जाए। जो हमारे भाई ने कहा 12 से 18%, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज तक जो सरकारें थी वो कृषि यंत्रों पर 0% जीएसटी थी, मतलब उनका टैक्स था। फिर से कृषि यंत्रों पर 12 से 28% तक जो जीएसटी लग रहा है वो घटाया जाए, और जो हमारे उर्वरकों का 50 किलो का था उसको 45 किलो कर दिया गया है, फिर से उसको 50 किलो किया जाए, रेट घटाए जाए और मंडी की जो व्यवस्था है उसको सुधारा जाए, ना कि खत्म किया जाए। और जो कृषि के तीनों काले कानून हैं उनको प्रधानमंत्री जी बाइज्जत वापस लें, ताकि हम किसान, और प्रधानमंत्री जी को एक वादा याद दिलाना चाहता हूं, 2014 में बनारस में उन्होंने कहा था पहली ही कैबिनेट में हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको दुनिया देख रही है और हमारे देश का किसान भी देख रहा है, आज घोषणा कर दीजिए कि किसानों का ऋण माफ करके तीनों काले कानून वापस ले रहे हैं। तो प्रेरणा, आप देख रही हैं किसानों को कितनी उम्मीदें हैं। ये जो बजट आने वाला है किसानों के लिए खासकर, क्योंकि पूरे देश में समय मुद्दा बना हुआ है, कानून काले कानून बता रहे हैं किसान, उन कानूनों को वापस लेने की भी बात हो रही है। और भी बहुत सारे किसान हैं, आप क्या चाहते हैं इस बजट से? इस बजट से किसानों को उम्मीद जब बजट होता है तो होती है, लेकिन हम लोग पिछले तरफ जब पीछे फिर के देखते हैं कि इन लोगों ने झूठ के अलावा कुछ नहीं किया। नहीं, अभी आप इस बजट से क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कैसा बजट हो? बजट ऐसा होना चाहिए कि किसानों को उर्वरक और डीजल सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, इसके लिए क्रेडिट होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो तीनों काले कानून हैं जिसके लिए हम किसान इस देश का लड़ रहे हैं, इनको वापस लिया जाए। और तो प्रेरणा ये लगातार किसान जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, आप क्या अपेक्षा रखते हैं इस बजट से? बजट से हमारी बहुत अपेक्षाएं हैं। सरकार अपना वचन पत्र पूरा करे। उन्होंने कहा था कि हमने किसानों को 1.5 गुनी आय देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, और किसानों की सारी चीज़ें नगण्य हैं। यदि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ईमानदारी से लागू कर दी जाए, उसके अनुसार किसानों को रेट दे दिया जाए, इसमें कोई नाटक नौटंकी ना हो, ज़मीन पर धरातल पर हो, तो हमारी सारी व्यवस्था कृषि की सही ढंग से चलने लगेगी। लेकिन जब हो, हमें उम्मीद है कि हो सकता है कितने बड़े आंदोलन के बाद सरकार के कान में जूं आए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे, उस अनुसार हमारा रेट तय कर दे और सब वो हमारा खरीदी हो। बस यही हम बजट से उम्मीद करते हैं, बाकी तो अब सारे लोग उम्मीद करते हैं। देख रही है प्रेरणा आप देख रही हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग, जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है वो है कृषि, और हम उन्हीं से बात कर रहे हैं, हम उन्हीं किसानों से बात कर रहे हैं जो इस मिट्टी में सोना उगाने का काम करते हैं। तो किस तरीके की उम्मीद देखते हैं इस बजट से आप? मैं शिव सिंह, संयोजक संयुक्त किसान मोर्चा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, और बजट के संबंध में मेरी ये जो राय है कि जो भी सरकारें आती हैं, चाहे ये केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, शिवराज सरकार हो, जो घोषणाएं, जो एजेंडा सरकार बनाती है चुनाव के दौरान, फिर उसका पालन नहीं करती है और ना उसको अमली जामा पहनाने का काम करती है। हमारा आरोप है कि जिस तरह से ये काला कानून सरकार लाई है, इस बजट की बात हो रही है अभी, बजट से क्या? मैं बता रहा हूँ, जो सरकार काला कानून लाई है ये कहीं सरकार के एजेंडे पर नहीं था। तो हम कतई विश्वास नहीं करते हैं कि बजट
ये किसान के हित में होगा। ये मात्र झुंझुना नहीं, अपेक्षा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी बजट आने में लगभग 1 घंटा, आधा घंटा अभी शेष है। आधे घंटे बाद निर्मला सीतारमण उसको प्रस्तुत करेंगी। क्या लगता है, आप भी सरपंच है, बता रहे थे, आप क्या देखते हैं किसानों? भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष रीवा से राकेश टिकैत जी का सिपाही हूँ। बहुत उम्मीद लगा के हम लोग बैठे हैं। हम चाहते हैं कि किसानों को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सारा कर्ज माफ़ करेंगे, स्वामीनाथन आयोग लाएंगे, हम लोग यही चाहते हैं। स्वामीनाथन आयोग और पेट्रोल डीजल में सब्सिडी और जो जीएसटी सब जगह लगे। और मूल सबसे ज़्यादा हमने देखा है, मैं किसान नेता होने के नाते इसलिए बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा रीवा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में किसानों का जो उपक्रम है, यानी ट्रैक्टर हो, चाहे सीड ड्रिल हो, रोटावेटर हो, इनकी सारी सब्सिडियां बंद कर दी गई हैं, पुनः चालू की जाएं, ये मेरी मांग है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और सीतारमण जी इसमें ध्यान दें। तो प्रेरणा आप देख रही हैं किसानों की बिल्कुल बहुत सारी अंचल, देखा उम्मीदें जाए हैं। तो काफी किसान ये ज्यादा चाहते उम्मीदें हैं यहाँ पर लोगों को दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात ये दिखाई दे रही है कि जो किसान हैं वो लोग काफी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं सरकार से। नाराजगी भी यहाँ देखी गई, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो बजट पेश होगा इसके बाद शायद उनकी नाराजगी दूर होगी। वासु, आपका और अंचल, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद। चलिए अब रायपुर की ओर रुख कर लेते हैं, वहां पर भी किस प्रकार से लोगों को उम्मीदें हैं वो जानेंगे। हमारे साथ रायपुर से अभिषेक शुक्ल बने हुए हैं लाइव। अभिषेक, आपसे भी जानना चाहेंगे कि रायपुर में, छत्तीसगढ़ में पूरे बात की जाए तो लोगों को किस प्रकार से बजट से उम्मीदें हैं? बिल्कुल प्रेरणा, देखिए इस वक्त हम कैट के जो महामंत्री हैं उनके कैट के ऑफिस में बैठे हुए हैं। महामंत्री जितेंद्र दोशी जी हमारे साथ हैं। बहुत सारी उम्मीदें हैं क्योंकि कोरोना के बाद पहली बार ये बजट आ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कोरोना काल में सभी को नुकसान पहुंचा है, खासकर व्यापार को खासा नुकसान पहुंचा है। क्या व्यापारी सोचते हैं, क्या कैट के प्रतिनिधि सोचते हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं। कोरोना में काफ़ी नुकसान आप लोगों को हुआ जितेंद्र जी, किस तरीके का इस साल जो बजट आ रहा है, अब जो बजट आने जा रहा है, उससे उम्मीदें आप लोगों ने लगा के रखी है? सबसे बड़ी चीज़ है कि केट एक ट्रेडर्स की संस्था है और सबसे कोरोना में ज़्यादा नुकसान हुआ है तो व्यापारियों का हुआ है। और इसके बावजूद व्यापारी अपनी दुकानें चालू रखकर ज़रूरी सामानों की आपूर्ति बराबर लोगों को किया है, जनहित का एक कार्य किया है। हर जगह अपने डोनेशन वगैरह दिए हुए हैं। उसमें करीब 2-2 महीने उनकी दुकानें बंद होने के बाद भी वो कभी पीछे नहीं हटे और ऐसी कोई चीज़ों का गलत फ़ायदा नहीं उठाया कि एकदम से अगर शॉर्टेज है तो कोई ज़्यादा रेट में प्याज बेचे। इसमें पूरा डिवोटी हुआ है व्यापारी। तो व्यापार को इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। सबको कुछ न कुछ मिला है, लेकिन व्यापारियों को इस बजट में कुछ नहीं मिला है। बिल्कुल अभिषेक, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं संसद भवन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे हैं। थोड़ी देर में आप बजट पेश होगा, पीएम वहां पहुंच गए हैं। और बता दें कि वित्त मंत्री भी वहां पहुंच चुकी हैं। लाल रंग में लिपटा है बजट, बही खाता है वो, जो कि थोड़ी देर में पेश होगा। देशवासियों का इंतजार थोड़ी देर में खत्म होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल संसद भवन पहुंचे हैं। बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी। तो थोड़ी देर में बजट पेश होगा, बैठक होगी संसद की, जिसके बाद बजट को पेश किया जाएगा। जो इंतजार है आम नागरिकों का, पूरे भारत का, वो थोड़ी देर में खत्म होने वाला है। तो यहाँ तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। तो अभिषेक की ओर रुख करना चाहेंगे। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, आप संपर्क कर रहे थे, जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है बजट से संबंधित? ठीक, वोकल फॉर लोकल का जो आपने जिक्र यहाँ पर किया, ये किस तरीके से आप चाहते हैं व्यापारियों को फायदा मिले, क्योंकि प्रधानमंत्री भी इसका जिक्र करते हैं। जैसे आप आज से 10 साल पीछे जाएंगे तो कोई भी त्योहार में लोकल एक हर गांव परिवार से सब लोग अपना अपना सामान लेके बेचते थे हाट बाजारों में, मेन बाजारों में। आज वो अदृश्य हो गया। सारा उस सामान को चाइना बाजार ने पूरा कैप्चर किया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इसको वापस से जीवित करके एक परिवार, कम से कम 5 परिवारों को रोजगार देता है, अपनी चीज़ें बनाता है और उसको बाजार में बेचता है। तो ये क्या कर रहा है कि लोकल, जैसे इस समय इसके लिए हमने पूरा अभियान 1 साल से चलाया हुआ था, तो इसमें बहुत की हमको सफलता मिली है। लेकिन अगर सरकार इसको बूस्टर दे
तो हम निश्चित ही वापस हमारी अर्थव्यवस्था बहुत पटरी पे आ जाएगी। अगर जैसे गांव के खेड़े के किसान और गांव के घर में जो चीज़ें बनती है वो बाजार में आने से नीचे से ऊपर तक पूरे रोजगार के साधन मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए प्रेरणा हमारे साथ कैट के उपाध्यक्ष भी हैं, इनकम टैक्स को लेकर भी बहुत सारी उम्मीदें लगा कर रखी हैं, क्या कुछ राहत की उम्मीद है? देखिए, इनकम टैक्स में अभी पिछला जो जैसे जीतू भाई ने बोले हैं कि कोरोना काल में व्यापारियों ने काफ़ी संकट का समय बिताया है। संकट के समय बिताने के बाद भी उन्होंने खुले दिल से जो है अपने सामाजिक रूप से ये परिचय देते हुए पूरा सहयोग किया है। सरकार को भी चाहिए कि अभी जो व्यापारों की स्थिति काफ़ी ख़राब चल रही है उसमें कुछ न कुछ रियायत की जाए। सबसे पहले मैं बोलूँगा जीएसटी में आए दिनों अभी जो पिछले यानी 3-4 महीनों से काफ़ी यानी गवर्नमेंट ने जो है संशोधन किया है और उसमें काफ़ी कठिन यानी जो है परिस्थितियाँ ला के खड़ा कर दी, जिससे व्यापार करने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। मैं चाहूँगा कि एक टास्क फोर्स का जो और यानी जो करके इन चीज़ों की सब समीक्षा की जाए और व्यापारियों को भी उसमें साथ में लिया जाए कि जो कठिनाइयाँ आ रही है, देखिए जितना सरलीकरण होगा टैक्स उतना ज़्यादा आएगा। व्यापारी हर चीज़ में आगे आ रहे हैं और हर सहयोग कर रहे हैं। दिसंबर महीने का ही देखें कि एक आंकड़ा आया है कि 1.15 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ है, जो कि अभी जनवरी में 1.20 लाख का कलेक्शन हुआ है। व्यापारी हर तरीके से सहयोग करने को तैयार है। हम बजट से ये उम्मीद कर रहे हैं कि जीएसटी में जो है कुछ न कुछ जो है ऐसा एक सुधार लाए कि आप यानी जो व्यापार की जो तकलीफ़ें हैं उसको समझें। दूसरा, मैं ये चाहता हूँ कि जो पिछला कोरोना काल के टाइम में जो है काफ़ी तकलीफ आई है, उसमें अब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि बैंकिंग में कम ब्याज पर जो है व्यापारियों को लोन उपलब्ध कराया जाए और आसानी से उपलब्ध कराया जाए। सिर्फ कागजों में व्यापारी घूमता न रहे और उसका ये रहे कि उसको जो है आसानी से लोन मिले, कम से कम वो अपने व्यापार को सुचारू करे। मेरा ये जो है बजट में ये उम्मीद है। इनकम टैक्स में भी जैसे जो आपका जो सवाल था कि 2.5 लाख रुपए का जो छूट है, एक हमारी उम्मीद ये है कि हम लोग 5 लाख की छूट लें, मतलब यानी गवर्नमेंट उसमें यानी जो है ला करके करे। कोरोना सेस की जितेंद्र जी बात हो रही है कि कोरोना सेस भी शायद सरकार लगा सकती, क्या व्यापार पर कुछ असर पड़ेगा? बहुत बड़ा, ऑलरेडी हम लोग की कैपिटल टूटी हुई है। मकान वाले मतलब जो खर्चे हैं वो हमारे कम नहीं हुए, आय का स्रोत सारे बंद हो गए इन कोरोना काल में। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी नया सेस न लगाए, बल्कि और भी टैक्सों में रिलीफ देके व्यापार को बूस्टर किया जाए। व्यापार को बूस्टर किया जाए। प्रेरणा, देखिए कोरोना सेस का जिक्र हो रहा था बार बार, और व्यापारियों को किस तरीके से और छूट चाहिए, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू भी चाहिए, सरकार को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, सरकार भी चाहेगी कि उसको रेवेन्यू मिले और ज़्यादा आमदनी वाले लोगों से ये रेवेन्यू वो लेगी। देखिए, गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए। अभी सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि गवर्नमेंट रेवेन्यू, अभी जैसे ई कॉमर्स पे ज़्यादा जो है व्यापार हो रहा है, सबसे पहले तो ई कॉमर्स के लिए उनको जो है काफ़ी ढिलाई दी हुई है, उसके बनिस्बत एक छोटे छोटे व्यापारियों पर काफ़ी जो है कड़ाई की हुई है। सबसे पहले तो ई कॉमर्स पॉलिसी एक यानी सही तरीके से बने, आपका कलेक्शन भी वहाँ आएगा। अब जो मैं उसके बारे में डिटेल तो एकदम पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ई कॉमर्स में भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जो है वहाँ उनको यानी टैक्स की छूट मिली हुई है। आप एक बड़ी कंपनियों को टैक्स से काफ़ी छूट दे के रखे हुए हैं और एक छोटे व्यापारी से काफ़ी यानी जो है पैसा कलेक्शन का जोड़ दिया जा रहा है। तो ई कॉमर्स पॉलिसी बनना चाहिए जिसमें दोनों फायदेमंद हो। आज हम बोलते हैं ना कि आज आप लोगों ने हमारे पैर को जो है बांध दिए हैं और उनको दोनों पैर से बोल रहे हो कि अब रेस करो, वो यानी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों के लिए नियम एक बने, फिर हम तो देखा जाए तो आयकर विभाग से भी काफी ज्यादा उम्मीदें यहाँ पर जताई जा रही है। बहुत धन्यवाद अभिषेक, तमाम जानकारी जिस प्रकार से आपने साझा करी और क्या उम्मीदें थी उसकी भी जानकारी हम तक पहुंचाई। तो बता दें कि बहुत सी उम्मीदें यहाँ पर जताई गई हैं। युवाओं की बात करें, चाहे जो व्यापारी हैं उनकी बात करें, सभी को अपने अपने क्षेत्र को लेकर उम्मीदें हैं, लेकिन जो उम्मीदें हैं, जो इंतजार है, वो 11 बजे के बाद खत्म हो जाएगा। इसी के